ईरान को तो बचा लिया, लेकिन बलूचिस्तान को उस तरह से नहीं बचा सके हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सरहदों का कंट्रोल अब रूसी अफवाज के पास जाने वाला है। चीन आपको नाराज नजर आता है, ताजिकिस्तान इसकी तस्दीक कर रहा है। ये पूरी खबर क्या है, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने कल जो बड़ी तफसील के साथ एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था बलूचिस्तान पर होने वाले हमले की वजूहात और मुहरकात। उसमें आपके बहुत से कमेंट्स ऐसे थे जिसमें आपने ये मुतालबा भी किया और इस कंसर्न का भी इजहार किया कि ईरान भी इसके अंदर मुलविस है और ईरान का भी किरदार है, आप उसके ऊपर भी कुछ बात कीजिए। तो हमने ज़रूरी समझा कि आज की जो वीडियो है इसके अंदर कुछ ईरान का जिक्र भी हो जाए। हालांकि हमने कोशिश की कि कुछ कमेंट्स की सूरत में आपके जो कमेंट आए हुए हैं उनका जवाब दे दिया जाए कि ईरान तो खुद ऐसे सूरत हाल को फेस कर रहा है, तो वो क्यों कर और कैसे इन तमाम चीज़ों के साथ कनेक्ट होगा। ये बात मैं क्यों कर रहा था, मैं बड़ी तफसील के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूं। देखिए, इस मामले को समझना है और वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। तालिबान रजीम जब इस खत्ते में लाई जाती है, और आपने ये खबर सुनी होगी कि जो जेल हैं, जेलों से बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जो कैदी हैं वो रिहा हो जाते हैं। अभी जो कैदी थे इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और 3 हिस्सों में तकसीम करने की वजह ये होती है कि मामूली कैदी नहीं थे, बल्कि गैर मामूली कैदी थे। तमाम का जो ताल्लुक था वो कलदम मुसल्लह जत्थों के साथ था। और आपने वो रिपोर्ट भी यकीनन पढ़ी होगी, यूएन की रिपोर्ट है, दीगर इदारों की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चलते हुए नजर आते हैं। फिर कलदम टीटीपी से मुतल्लिक रिपोर्ट है, हाफिज कुल बहादुर से मुतल्लिक रिपोर्ट है, और कलदम बीएलए भी वहां पर बैठी है। पाकिस्तान भी मुसलसल इसके जो कंसर्न है वो करता रहा। अब ये जो मैंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर एक खेल तय पाया था और इस खेल को ग्रेट गेम का नाम दिया गया कि कैसे हमने इस खत्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम को फैलाना है, और इसके ऊपर हम और भी जो तफसील के साथ है वीडियोस हैं वो बना चुके हैं। देखिए, खेल क्या था। खेल ये था कि गैर मुल्की असलहा इस खत्ते में आ गया। अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहा गया, लेकिन पसे पर्दा वजूहात मुहरकात मुमकिन तौर के पर कुछ और नजर आए। फिर उसके अंदर असलहा यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर था। फिर उन कैदियों से जो मैन पावर चाहिए थी वो जेलों से रिहा करके 3 हिस्सों में उन्हें तकसीम किया गया। फिर उसके बाद माली फंडिंग भी चाहिए थी। तो एक मुमकिन तौर के पर इस्लामी मुल्क था जिसके बारे में कहा जाता है कि उन तमाम चीज़ों को सहूलतकारी करता हुआ भी नजर आया। अब जो 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया, इनके मकासद क्या थे। देखिए, आपने ये भी देखा होगा, जो जियो पोलिटिकल तनाजुर में या बिलखसूस इन मुसल्लह जत्थों की तंजीमों से मुतल्लिक पढ़ते रहते हैं, उन्हें इनके इत्तेहाद की खबरें भी वो यकीनन आपकी नज़र से गुजरती रहती हैं। कलदम बीएलए का और जैश उल अदल का, ये दोनों मुसल्लह जत्थे तंजीमें हैं, और एक ईरान के लिए दर्द सर है और एक पाकिस्तान के लिए दर्द सर है। इनका आपस में इत्तेहाद हुआ, किस बात के ऊपर हुआ? इस बात के ऊपर हुआ कि अगर जैश उल अदल को ईरान के अंदर ज़रूरत बीएलए की पड़ती है तो बीएलए उनकी मदद के लिए जाएंगे, और अगर जैश उल अदल ये समझता है कि बलूचिस्तान के अंदर बीएलए ने कोई कार्रवाई करनी है और उसके लिए मैन पावर जैश उल अदल की चाहिए, तो जैश उल अदल जो तंजीम है ये पाकिस्तान में आकर अपना किरदार अदा करेगी और कलदम बीएलए की सपोर्ट और उसके साथ ताउन करेगी। ये इन दोनों का दरमियान हुआ। आपने ये नुक्ता जहन में रखना है आखिर तक कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अफगानिस्तान की सरजमीन इन तमाम इत्तेहाद के लिए और तमाम प्लानिंग के लिए, मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होती रही और हो रही है। अब इसके अंदर हमने ये देखा कि जब ईरान के अंदर जो एहतजाज थे, ये जो बात मैंने की कि ईरान को बचाया गया, ये बात मैंने क्यों की? ईरान के अंदर जब एहतजाज थे तो आलमी ताकतों का मंसूबा ही ये था कि ईरान के अंदर इस हद तक एक योस पैदा कर दिया जाए, एक अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया जाए, और उसके लिए ऐसे जो अनासिर है उनका इस्तेमाल किया जाए। ईरानी हुकाम की आपने वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी जिसके अंदर ये कहा गया कि हमने बड़ी तादाद के अंदर जो कुर्द हैं या जो दीगर अनासिर हैं बदमनी फैलाना चाहते थे एहतजाज की आड़ में, जब हमने उनको गिरफ्तार किया तो उनके पास से जदीद किस्म का अमरीकी असलहा जो है वो निकलता है, ये गैर मुल्की असलहा निकलता है। तो अब आप सोचिए कि ये जो गैर मुल्की असलहा था इस खत्ते के अंदर, ये कहाँ पर रह गया था? अब ये तो अफगानिस्तान के अंदर रह गया था ना, तो ये फिर ईरान में कैसे पहुंच गया? उन एहतजाज की आड़ के अंदर जो मकासद पूरे करने जा रहे थे, वो जो अनासिर थी, तंजीमें थी, उनके पास असलहा कहाँ पर आया? तो ये आपको एक पूरी चेन नजर आती है। लेकिन ईरान ने तकरीबन 45% इन बड़े हमलों को नाकाम बनाया जो एहतजाज की आड़ में ईरान के अंदर तय किए जा रहे थे, जिनसे मुतल्लिक मनसूबा बनाया गया था। और ये कैसे नाकाम हुए? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से ईरान को बर वक्त मालूमात दी जाती है, और तुर्की की तरफ से बिलखसूस ईरान के जो हुकाम हैं उन्हें जो है ये मालूमात दी जाती है, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत जो है ईरान इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पा लेता है। अब ये पैगाम ये उठता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, वो तो अपना उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकी जैसा कि हम सोच रहे थे कि बड़े पैमाने के ऊपर ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम आ जाएगा और फिर हम एक और भी प्रेशर करेंगे, सिफारती सतह के ऊपर भी करेंगे, और यहाँ से भी एक जंग का माहौल बना देंगे। ईरान के अंदर भी पहले खाना जंगी वाला माहौल होगा, और जब ये सारी चीज़ें हमारे हक में जाएंगी तो एक बेहतरीन वक्त होगा कि ईरान के अंदर जो सिस्टम है हम उसको तब्दील कर दें। लेकिन ये तो नाकाम हो गया।
ईरान के अंदर जो सूरत हाल थी वो वैसी तो नहीं बन सकी जैसे कि चाहिए थी। तो अब हुआ क्या, ईरान के अंदर वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो उस हद तक नाकाम हुई। तो अब बलूचिस्तान के अंदर वाली जो इन्वेस्टमेंट थी अब उसको चेक करना था, क्या वो भी, उसको भी तो नहीं जंग लग गया, क्या उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। तो फिर ऑपरेशन हीरॉफ 2.0 आ जाता है और फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 9 से 12 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर। और बिलखसूस इसके अंदर सबसे अहम और हसास ये बात थी कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत तक की बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले जो अनासिर हैं ये आ जाते हैं। अब ये अपने अहदाफ हासिल कर सके हैं या नहीं कर सके हैं, ये एक अलहदा डिबेट थी, लेकिन ये ग्रीन सिग्नल देना था उन आलमी ताकतों को, उन अपने सरमायाकारों को जो इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए हमारी जो सलाहियत है, कैपेसिटी है, ये अभी भी उसी तरह बरकरार है। यहाँ पर पाकिस्तान से एक गलती हुई थी और वह गलती क्या थी, एक फेलियर भी आप उसको कह सकते हैं। वो फेलियर इस तरह से कि जब जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक पैगाम था। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद आपने इंतहाई सख्त किस्म के पैरामीटर्स जो हैं वो तय करने थे जो कि आप नहीं तय कर सके। और जब आप तय नहीं कर सके तो उसके बाद आपने ये भी देखा कि ऑपरेशन हीरॉफ 2.0 होता है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 से 12 जगहों के ऊपर हमले होते हैं। और आप इसको भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर इस अंदाज में भी कह सकते हैं, गो कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं सरफराज भूटी, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें ये इतलात मिल गई थी और इसीलिए हमने 48 घंटे पहले ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमले तो किए ही ना, उन्होंने अपने सरमायाकारों को, बैरूनी ताकतों को, अपने आकाओं को ये पैगाम तो दे दिया कि हमें जंग नहीं लगा और हम में ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम बड़े पैमाने के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर या हत्ता कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत के ऊपर भी हम हमला कर सकते हैं। अहदाफ मुकम्मल हुए हैं या नहीं हुए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक अलहदा से डिबेट है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है ये हुई और इसके अंदर भी जो पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया वो क्या था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठकर ये इन तमाम दहशतगर्दों को सहूलतकारी मिल रही है, ये मुसलसल उनके साथ राबते में है। जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी पाकिस्तानी हुकाम को ये सबूत मिले थे कि वो ये मुसलसल अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए अपने सहूलतकारों, अपने मास्टरमाइंड के साथ सहूलतकारी कर रहे हैं। अभी मौजूदा वाला हमला हो, चाहे पेशावर में FC हेडक्वार्टर वाला हमला हो, उसके सहूलतकारी अफगानिस्तान के अंदर निकलते हैं। वाना कैडेट कॉलेज हमले के पीछे भी अफगानिस्तान के अंदर सहूलतकारी होती है। इससे बड़ी और क्या सबूत होगा कि अफगानिस्तान के एक गवर्नर का बेटा पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमले करता हुआ नजर आता है। तो अब आप ये पैटर्न देखिए कि तमाम वो तंजीमें जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान के नहते अवाम को निशाना बनाती हैं, वो कहां पर है, अफगानिस्तान के अंदर है और वो क्या कर रही हैं। अब आप ये भी देखिए, हैरान होंगे कि कलअदम BLA का और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का या मुफ्ती नूर वली महसूद ग्रुप का कोई नजराती तौर के ऊपर मैच बनता ही नहीं है, लेकिन इनके भी आपस में इत्तेहाद करवाए गए। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह से इस खत्ते के अंदर एक ग्रेट गेम को तय किया जा रहा है और इन तमाम तरह की जो अमाजगाह है ये अफगानिस्तान है। मेरे सामने कुछ तंजीमें हैं, मैं इनके नाम भी आपके सामने रख देता हूं कि अब आप ये देखिए कि जैशुल अदल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, अल फुरकान है, तहरीक जहाद पाकिस्तान है, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है और इसके साथ साथ जैश फुरसान मोहम्मद है, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसका ग्रुप अल मजीद ब्रिगेड है, BRAS का भी इत्तेहाद बना हुआ है। ये जो तमाम तर तंजीमें हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाती हैं और इनकी जो अमाजगा है ये अफगानिस्तान के अंदर। और जो पाकिस्तान ने जो एक रूल तय किया था कि अब हमें जब जब हमें ये लगा कि अफगानिस्तान के अंदर से मंसूबा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, तो हम इसका एक रद्दमल देंगे। वो रद्दमल कहाँ है? आप कुछ पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से आप गुफ्तगू सुनते हैं तो वही कहते हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली के तहत खामोशी इख्तियार किए हुए। किस किस्म की खामोशी है कि जो आपका आए रोज़ नुकसान करवा रही है, आपके दो सूबों को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया गया। ताजिकिस्तान की मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ। ताजिकिस्तान में कितने हमले हुए अफगानिस्तान की सरजमीन से? 1 से 2 हमले रिपोर्ट हुए, उसके अंदर भी चाइनीज़ को निशाना बनाया गया, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को निशाना बनाया गया। तो अब ताजिकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। ताजिकिस्तान आपको पता है CSTO का एक रुकन है, यानी कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको रशिया लीड करता है। इसके अंदर पहले आर्मीनिया था लेकिन अब वो पीछे हट गया। लेकिन ताजिकिस्तान की बात करें, किर्गिस्तान की बात करें, काज़ाकिस्तान की बात करें, रशिया की बात करें, ये वो ममालिक हैं, इनके दरमियान भी नेटो की तर्ज की एक ट्रीटी एग्रीमेंट मौजूद है कि एक पर हमला सभी पर हमला तस्वुर किया जाता है।
अब ताजिकिस्तान ने 1 से 2 हमलों के बाद ये फैसला ले लिया है कि उसने जदीद किस्म के हथियार और इक्विपमेंट जो है अपनी सरहदों को सिक्योर करने के हवाले से रशिया से मंगवा लिया है। अगर ये भी नाकाफ़ी हुआ तो अगले मरहले में रशिया की जो अफवाज हैं वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात हो जाएंगी। मुकम्मल जो सिक्योरिटी है वो अब फिर रशियन फोर्सेस यहाँ पर इन सरहदों के पास संभालेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ताजिकिस्तान जैसे मुल्क ने 1 से 2 हमलों के बाद इतने हाइप के ऊपर चला गया और अपने मजबूत तरीन इत्तेहादी को बुला लिया। तो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की अफवाज तो मजबूत है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि तमाम तर सबूत होने के बाद, तमाम तर गवाहियाँ शवाहिद आ जाने के बाद हम अभी तक अपने मुल्क और सलामती के लिए और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत के लिए उन अनासर को या उन कैंप्स को, उन तरबीती पनागाहों को निशाना क्यों नहीं बना रहे जहां से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हुए नजर आते हैं। खुद चीन ने जो बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ, हालिया हमला हुआ, उसके ऊपर मजम्मत का जहां पर बयान जारी किया तो अफगानिस्तान को भी मुखातिब किया कि ये सारे के सारे अफगानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। यूएन इसकी मजम्मत कर रहा है, बैरूनी कुछ और ममालिक आपको मजम्मतें करते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान तमाम तर शवाहिद रखने के बावजूद जो है वो उस तरह का जो एक ऑप्शन है उसको अवेल नहीं कर रहा। और इसके अंदर एक और भी बहुत बड़ी वजह है, वो है मकामी सतह के ऊपर लोगों की सहूलतकारी। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब ये कलअदम BLA कार्रवाइयाँ कर रही थी तो वहाँ पर बड़े पुरसुकून से लोग खड़े हुए, बलूचिस्तान के जो आम आवाम है उनके दरमियान में ये जो अनासर हैं ये कार्रवाइयाँ करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उन्हें कोई खौफ आवाम का नहीं है और आवाम को उनका कोई खौफ नहीं है। तो ये जो एक मुमकिन तौर के ऊपर एक सहूलतकारी है, यहाँ पर आपने बयानिए को पहुँचाना है, बयानिए को मुंतकिल करना है, क्योंकि बयानिया भी हथियार बन चुका है। कलअदम BLA ने जिस तरह का बयानिया एक बना दिया है कि मकामी लोग हमारे हैं और हमने यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना है, तो ऐसा लगता है कि उनका जो बयानिया है वो तेज़ी के साथ सरायत कर रहा है और बैरूनी क़ुव्वतें उसको फंडिंग करते हुए नजर आ रही हैं। तो जहाँ पर एक आलमी ताकतों की एक पूरा एक इत्तेहाद इस खित्ते को लेकर पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, ताजिकिस्तान के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप खुद बताइए कि ईरान क्यों कर इन तमाम अनासर की सहूलतकारी करेगा। ईरान तो खुद फेस कर रहा है इस तमाम सूरत हाल को और यही वो वजह है कि पाकिस्तान के लिए भी पैगाम होना चाहिए था। लेकिन कमी इस बात की नजर आ रही है कि जैसे एक हार्ड लाइन पाकिस्तान को लेनी चाहिए, जैसा कि हम इंडिया से मुताबिक लेते हैं कि इंडिया अगर एक हमला करेगा तो हम 10 हमले करके जवाब करेंगे ताकि उसको मालूम हो सके कि मैं किस रियासत के साथ पंगा ले रहा हूँ। लेकिन हम अफगानिस्तान के मामले में अभी तक सब्र तहम्मुल से काम क्यों ले रहे हैं? इतने तमाम तर सबूत, गवाहियों, शवाहिद आ जाने के बावजूद भी अभी तक अगर आप इसको स्ट्रेटेजिक पेशन का नाम दे रहे हैं तो लगे से रहा है कि ये हिकमत अमली कुछ काम नहीं कर रही है। बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं तज्ज़िये की सूरत में, खबर की सूरत में और हक़ाइक़ की सूरत में। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।